हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों की शुभकामनाएं मैं फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से ले रहा हूं। आज अभी भी आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। टीचर्स डे की आप लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सारे दोस्तों को, सारे मित्रों को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशीर्वाद देने के लिए इतना बड़ा तो व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त कर सकता हूँ। इस अवसर पर आप मुझे याद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों के अच्छे भविष्य की मैं कामनाएं करता हूं। और जिन आशाओं के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन विश्वास के साथ हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप हम लोगों को इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के दिन मैं केवल ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जो विश्वास आप लोग हम पर बनाए रखे हैं, उस विश्वास पर हम लोग खरे उतरे। और जिस आशा और जिस अपेक्षा के साथ आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसके माध्यम से आपको और हमारे बीच में जो ये इंटरेक्शन चल रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य पूरा हो, ये मेरी आप लोगों का ईश्वर के साथ, ईश्वर से मैं ये विनती करता हूँ, ईश्वर से मैं ये वंदना करता हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग जीवन के हर उद्देश्य के हर क्षेत्र में आप सफल हो, इसी की मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, सभी को बहुत सारा नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे मोहन लाल जी, देवेंद्र जी, सबके मैसेज थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी, बुद्धाराम जी, नेहा, तुलसीराम जी पटेल साहब, रणवीर सिंह जी, नीतू जी, सौरभ सिंह जी, तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे लगता है कि हमको अपने विषय पर बात कर लेनी चाहिए। बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा शब्द का प्रयोग ना करें चंद्रकांत जी। हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में। आज हम लोग कुछ और नई बातें करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मैं 3-4 ऐसे टेक्निकल शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ जो आप अक्सर न्यूज़पेपर में और जब भी किसी प्रकार की कोई बुक या गाइड देखते हैं तो उनको वो आप जरूर पढ़ते होंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, उसका क्या जुरिस्डिक्शन है, उसकी क्या अधिकारिता है, उस विषय पर तो हम लोग खैर चर्चा करना चाहते ही चाहते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग स्पष्ट कर लें। इसके बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे। दोस्तों, आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा एक शब्द को सुनते हैं, वो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हिंदी में कहते हैं संविधान पीठ। आज हम लोग पहली बात यहीं से क्लियर करते हैं, ये संविधान पीठ क्या होती है, भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है। और चूंकि आप लोग जानते हैं पिछले 5-6 महीनों में इस विषय को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, कौन गठित कर सकते हैं संविधान पीठ, इस संदर्भ में चीफ जस्टिस के क्या अधिकार है, या इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कॉलेजियम को भी अधिकार है, उन सारे विषयों पर हम लोग बात करना चाहते हैं। सभी दोस्तों को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों, हम लोगों को शायद इस विषय पर आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है शिक्षक दिवस पर अगर कोई बात पढ़ाई से संबंधित नहीं की जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो मेरा दायित्व है, जो मेरा गुरुतर दायित्व है, उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का बहुत आभार। आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं, संविधान पीठ। दोस्तों, पहली बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 आर्टिकल 145 में संविधान पीठ का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या संविधान पीठ का जो गठन किया जाता है, इसका उल्लेख संविधान में, एक बात। दूसरी बात, कौन गठित करता है, किस मुद्दे पर गठित की जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट कई सारे मामलों में अपीलें सुनता है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी देता है, और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी रोल है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के संदर्भ में क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 साफ शब्दों में ये कहता है कि यदि ऐसा कोई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है जिसमें भारत के संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, संविधान क्या कहना चाहता है, या फिर हमारे संविधान निर्माता जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया है, उनकी क्या मंशा थी,
उनकी क्या फिलॉसफी थी, उनकी क्या भावनाएं थी, उनके क्या सेंटिमेंट्स थे, इसको आप कैसे समझेंगे। तो ऐसे विषय जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हो, संविधान के सार तत्व से संबंधित कोई मामला हो, उन मामलों की जांच करने के लिए जिस पीठ का गठन किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 145 में इस बात का उल्लेख है। दो, तीसरी बात दोस्तों, इसमें कौन लोग मेंबर होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 145 साफ शब्दों में कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जब आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो उसके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। याद रखिएगा, 5 कम से कम लिखा है, 5 न्यायाधीश ही होंगे ऐसा नहीं है। 5 कम से कम होते हैं, 5 की जगह 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में, आधार कार्ड के संदर्भ में के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया का जो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 न्यायाधीश थे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 9 न्यायाधीश भी हो सकते हैं, 11 न्यायाधीश भी हो सकते हैं, 13 न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कम से कम 5 न्यायाधीश कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में होने चाहिए, 5 जजेस। तीसरी बात, कौन गठन करता है और कौन इसका अध्यक्ष होता है। मैंने कुछ किताबें देखी हैं, उन किताबों में लिखा हुआ है संविधान पीठ का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान पीठ का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश होता है, ये बात एकदम गलत है। कई बार कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद मुख्य न्यायाधीश उसमें इन्वॉल्व हो। कई बार ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश का खुद का इंटरेस्ट हो, खुद के कुछ हित हो। तो नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, ये कहता है दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश ऐसी स्थिति में उस संविधान पीठ के अध्यक्ष नहीं हो सकते। तो आप मुझसे पूछेंगे इस संदर्भ में उदाहरण देकर बताइए। यस, आप सही कह रहे हैं, इंडियन लवर कि 9-0 से फैसला। आप मुझे कहेंगे इस संदर्भ में उदाहरण देके बताइए। उदाहरण आपके सामने है। याद करिएगा, 99वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ 1 जनवरी 2015 को, आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इस विषय पर बात की है। अप्रैल 2015 में 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। वर्ष 2015 का ये मामला था। दोस्तों, इस मामले में जो संविधान पीठ का गठन किया, उस संविधान पीठ के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश थोड़ी थे। उस संविधान पीठ के अध्यक्ष उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, J.S. कहर उस पीठ के अध्यक्ष थे। मुख्य न्यायाधीश इसलिए अध्यक्ष नहीं थे क्योंकि आप लोग जानते हैं ये 99वां संविधान संशोधन कॉलेजियम व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम, उसको समाप्त करके एक नया सिस्टम लॉन्च किया जा रहा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त होने से आप लोग जानते हैं इससे मुख्य न्यायाधीश की पावर्स प्रभावित हो रही थी, क्योंकि कॉलेजियम का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का अध्यक्ष भी मुख्य न्यायाधीश था। ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि ये नेचुरल जस्टिस का क्लैश है, उनके टकराव है उनके साथ, इस वजह से मुख्य न्यायाधीश उस पीठ के अध्यक्ष नहीं बने। तो एकदम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ का अध्यक्ष होता है, लेकिन अमूमन होता है, प्राय होता है। ये जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ही संविधान पीठ का अध्यक्ष होगा। जब उनसे संबंधित कोई मामला हो, उनके इंटरेस्ट से संबंधित मामला हो, तो प्राकृतिक न्याय की वजह से मुख्य न्यायाधीश की जगह पर किसी और व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो 5 न्यायाधीश या 7 न्यायाधीश या 9 न्यायाधीश उस संविधान पीठ में बैठेंगे जिसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उस पीठ का अध्यक्ष उन न्यायाधीशों में से जो सबसे सीनियर होगा, उस सीनियर मोस्ट जज को उस संविधान पीठ का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूं, कौन करता है संविधान पीठ का गठन। ये मामला मुझे लगता है
हमको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। आप लोग दोस्तों जानते हैं किसी न किसी कारण से पिछले 1-1.5 वर्ष से, खासकर पिछले 8-9 महीने से हमारी न्यायपालिका से संबंधित ऐसे बहुत सारे विषय रहे जिनकी वजह से न्यायपालिका मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में चर्चा का एक विषय बन गई। और एक ऐसा ही विषय हमारे इस टॉपिक से भी संबंधित है और वो टॉपिक है संविधान पीठ। ऐसा क्या हो गया 7-8 महीने में? तो दोस्तों मैं थोड़ा सा संकेत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि शब्दों की एक सीमा रखना जरूरी है, न्यायपालिका की सम्मान रखना जरूरी है। जो बात हम लोग ऑफलाइन कर सकते हैं, जो बात हम लोग चाय की थड़ी पर बैठकर कर सकते हैं, वो बात ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं संकेत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरा देखिएगा। कुछ मित्र लोग कह रहे हैं कि संविधान पीठ का गठन सीजीआई करते हैं, एकदम बात सही कह रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में कंट्रोवर्सी क्या हुई ये जरा देखिएगा। हुआ यूं, आप लोग शायद जानते हैं दीपक मिश्रा जी वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और जे चेलामेश्वर जो रिटायर्ड हो गए जून 2018 में, वो दीपक मिश्रा जी के बाद में नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते थे, अब रिटायर्ड हो गए। अभी रंजन गोगोई साहब नंबर 2 है, जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। जे चेलामेश्वर के पास एक ऐसा मामला आया, बात 7-8 महीने पुरानी है। एक ऐसा मामला आया जिसमें जे चेलामेश्वर ने कहा इस मामले की सुनवाई मुझे अकेले जज को नहीं करनी चाहिए, इस मामले की सुनवाई करने के लिए एक संविधान पीठ होनी चाहिए। जे चेलामेश्वर वो सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा जी के बाद। जे चेलामेश्वर ने संविधान पीठ के गठन का एक निर्णय दे दिया, एक ऑर्डर जारी कर दिया। ना केवल ऑर्डर जारी किया, बल्कि उस संविधान पीठ में कौन कौन लोग होंगे इस बात का भी निर्णय दे दिया। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में दीपक मिश्रा जी जो कि चीफ जस्टिस है, उन्होंने तुरंत जे चेलामेश्वर के इस आदेश के बाद तुरंत 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया और यह निर्णय दिया कि संविधान पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई और न्यायाधीश नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब यह था कि संविधान पीठ का गठन केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। बात एकदम क्लियर है कि मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ का गठन करते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों के सामने भी छोड़ता हूं, आप लोग भी उसको तय करना कि संविधान पीठ का गठन किसके करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश भारत की जुडिशरी, भारत के अपेक्स कोर्ट का सर्वप्रमुख होता है। भारत की जो हायरार्की बन रखी है उसमें 6ठे नंबर पर मुख्य न्यायाधीश है, मास्टर ऑफ द रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में, आगामी चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में, हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर में उसका एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और संविधान पीठ का गठन भी मुख्य न्यायाधीश करता है, ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ता हूं, अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो और ऐसे मामले की जांच करने के लिए संविधान पीठ का गठन करना हो, उस संविधान पीठ का गठन कौन करेगा? क्या वो मुख्य न्यायाधीश करेंगे जिसमें खुद वो इन्वॉल्व है, उनके खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? क्या वो करेंगे? क्या उनको करना चाहिए? प्राकृतिक न्याय क्या ये नहीं कहता है कि उनको उस मामले से हट जाना चाहिए? दूसरी बात, क्या ये ठीक है कि मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ का गठन करे और उस पीठ में कौन कौन मेंबर है उसका निर्धारण भी वही करे जिसमें उनका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो? तो ये सब बातें सोची जानी चाहिए। दोस्तों मैंने ये बात आप लोगों के सामने इसलिए रखी क्योंकि कल हम लोगों ने एक जज का नाम लिया था। मैंने आपको कहा था एक जज हुआ करते थे, नाम था के वीरास्वामी। के वीरास्वामी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा था, उस निर्णय को इस संविधान पीठ वाले मुद्दे से आपको समझ लेना चाहिए। के वीरास्वामी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटिंग जज यानी वर्तमान न्यायाधीशों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो वर्तमान के न्यायाधीश है उनके विरुद्ध अगर एफआईआर दर्ज करवानी है तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश से परमिशन लेनी होगी, ऐसा कहा गया था। दोस्तों इस के वीरास्वामी वाले मामले में एक प्रश्न और भी उठा कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही
एफआईआर दर्ज करवानी है, तो ऐसी स्थिति में उनकी परमिशन कौन देगा? यस, जो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवानी है तो उसकी परमिशन कौन देगा? तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसी स्थिति में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उस मामले में परमिशन देंगे, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस का जब मामला है तो ऐसी स्थिति में वो तो निर्णय दे नहीं सकते, तो सीनियर मोस्ट को देना चाहिए। संविधान पीठ का गठन कौन करेगा, इस प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से आप लोगों को मिल गया होगा कि जब मुख्य न्यायाधीश के खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो ऐसी स्थिति में सीनियर मोस्ट जज को संविधान पीठ का गठन करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एकदम स्पष्ट निर्णय है कि संविधान पीठ का गठन केवल और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ के अध्यक्ष हो ये जरूरी नहीं है, किसी और न्यायाधीश को भी संविधान पीठ का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। मैंने आपकी शुभकामनाएं स्वीकार कर ली है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसी पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ढंग से बताया गया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो 13 न्यायाधीशों की पीठ बनी, ये 13 न्यायाधीशों की पीठ हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। आज तक कभी भी 13 न्यायाधीश की संविधान पीठ का इस मामले के अलावा कभी गठन नहीं किया गया, इस बात को भी ध्यान रखना। अक्सर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाती है। अच्छा, अभी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं और उन सारे मामलों में संविधान पीठ का गठन कर रखा है। जैसे आधार कार्ड का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो सबरीमाला मंदिर वाला मामला हो जहां पर महिलाओं को प्रवेश को लेकर मामला चल रहा, इन सारे मामलों की सुनवाई करने के लिए संविधान पीठ का गठन कर रखा है। किसी में 5 है, किसी में 7 न्यायाधीश है, किसी में 9 न्यायाधीश हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय संविधान पीठ, मुझे लगता है इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत डिटेल में क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक और टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में कहते हैं लोकहितवाद। और जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने इस बार अगस्त 2018 का RS का पेपर दिया, वो इस विषय से बहुत अच्छी तरह से माई टीवी वाले कह रहे हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक अलग से क्लास होनी चाहिए। मुझे आइडिया बहुत पसंद आया, आई लाइक इट। मुझे इस प्रकार के आइडिया बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, हम लोग बात जब कर रहे हैं, आप इतने हजारों किलोमीटर दूर रहकर इतना टाइम निकाल कर जब इन सारे मुद्दों को पढ़ रहे हैं, तो मैं अगर आप लोगों को बताता हूं कि दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, दीपक मिश्रा जी 45वें मुख्य न्यायाधीश है, इससे काम चलेगा नहीं। जब हम लोग इतना समय निकाल कर, इतना आप टाइम देते हैं, इतना पैसा खर्च करके सारी बातें जब सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि हमको बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए और जितना डिटेल हो सकती है उतनी बात करनी चाहिए। केशवानंद भारती वाले मामले में भी हम बात कर सकते हैं, अकेला एक टॉपिक हो सकता है। मैंने आपको पहले से भी कहा, हम कोशिश यही कर रहे हैं, इसलिए तो आज संविधान पीठ जैसे टॉपिक को एक अलग से पढ़ा है। आज दूसरा जो टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद। मैं कोशिश करता हूं कि लोकहितवाद आपको टॉपिक समझ में आए। क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद? 2 शब्द है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित और L का मतलब है लिटिगेशन यानी याचिका। दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से? यह कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया है। पहली बात तो USA यानी अमेरिका से है एक। दूसरी बात, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्सेप्ट को भारत में पॉपुलर करने, भारत में लोकप्रिय करने का अगर क्रेडिट, अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश PN भगवती साहब को। PN भगवती साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, लगभग 1.5 साल के करीब रहे थे। 70वें मुख्य न्यायाधीश थे प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। इन PN भगवती साहब को पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय जाता है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पॉपुलर करने का। इवन भारत में PIL का जनक भी इन PN भगवती साहब को ही कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे 85-86, 1985-86 की ये बात है, 90 के दशक की ये बात है। PN भगवती साहब के बाद में
इस कॉन्सेप्ट को भारत में पॉपुलर, अच्छा पीएन भगवती साहब इतने बड़े जज थे, चीफ जस्टिस के रूप में तो खैर उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था, लगभग 1.25 साल 1.5 साल के लिए रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे जज के रूप में पीएन भगवती साहब को हम लोग जानते हैं। शायद आप लोगों को आइडिया होगा एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला, जिसे हम लोग इमरजेंसी के समय हैबियस कार्पस वाला वाद के नाम से जानते, निर्णय देने वाले पीएन भगवती साहब ही थे। ये पीएन भगवती साहब का एक बहुत इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है। ये पीएन भगवती साहब लास्ट ईयर यानी वर्ष 2017 में ही इनका निधन हुआ था, इनको थोड़ा ध्यान रखना। पीएन भगवती साहब के अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक और जज रह चुके हैं, ये तो चीफ जस्टिस रहे हैं। पीएन भगवती साहब के अलावा वी.आर. कृष्णन अय्यर सुप्रीम कोर्ट में ये जज रहे, और वी.एन. कृष्णन अय्यर का भी जुडिशियल फ्रेटर्निटी में न्यायिक भाईचारा जो है उसमें बहुत बड़ा नाम लिया जाता है वी.आर. कृष्णन अय्यर का। वी.आर. कृष्णन अय्यर ने तो इवन राष्ट्रपति का चुनाव तक भी लड़ रखा है, आपको नाम पता होना चाहिए। वी.आर. कृष्णन अय्यर भी लगभग 4-4.5 साल पहले ही इनका निधन हुआ। वी.आर. कृष्णन अय्यर का तो इतना बड़ा नाम है जुडिशरी में, न्यायपालिका में, कि लगभग कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायिक व्यवस्था पर इनकी लगभग 100 किताबें हैं। 3-4 साल पहले ही इनका निधन हुआ वी.आर. कृष्णन अय्यर साहब का। भारत में पीआईएल को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय करने में पीएन भगवती साहब के बाद में और अगर किसी को क्रेडिट दिया जाता है तो वो वी.आर. कृष्णन अय्यर साहब को ही दिया जाता है, ये भी आप याद रखिए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि पीआईएल है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, इसको जरा देखिएगा। नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मैं कोर्ट गया, दैट इज नॉट पीआईएल। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मैंने कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर किया, किसी प्रकार की कोई याचिका दायरी, इसे हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कहेंगे। तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसे कहेंगे? किसी भी जगह पर लोगों की, एक बड़ी संख्या में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप वहां लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन को देखते हैं, आपको बहुत पीड़ा महसूस हुई, आपको लगा कि इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपकी इस पिटीशन को स्वीकार किया, इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी जनता के हित, जनता की एक बड़ी संख्या, उनके हितों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा था, उनके मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा था, और आपने उन लोगों के बिहाफ पर कोर्ट में किसी प्रकार की पिटीशन डाली, उसे हम लोग कहते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन दोस्तों, मैंने तो ये जो डेफिनेशन पीआईएल की परिभाषा या उसका जो अर्थ देने की कोशिश की है, ये बहुत ही सामान्य सा अर्थ है। आप जरा देखिएगा, पीएन भगवती साहब जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उस समय तो स्थितियां यहां तक थी कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित प्रारूप में पिटीशन डालकर नहीं जाता था कोर्ट में। वो हजारों किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर, एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड पर लिखता कि मेरे गांव में इतने सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार उन लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन के रोकने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस साहब उस 15 पैसा के पोस्ट कार्ड को ही एक पिटीशन मानते हुए उसे स्वीकार कर लेते थे। दैट इज पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किसने कागज भेजा 15 पैसे का, उसी को सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसे एक याचिका मानकर लोगों के हितों की रक्षा के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई निर्णय दे दिया, कोई ऑर्डर पास कर दिया, उसी को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन जरा देखें, किसी ने लेटर नहीं भेजा, किसी ने कोई औपचारिक पिटीशन कोर्ट में दायर नहीं की, लेकिन जज साहब एक जगह से निकल रहे थे, जज साहब ने देखा कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जज साहब अपने घर पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अचानक जज साहब को न्यूज़पेपर में एक ऐसी न्यूज़ दिखाई दी जिसमें उनको लगा कि कहीं किसी जगह पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जज साहब अपने घर पर बैठे थे, जज साहब टीवी देख रहे थे, अचानक एक न्यूज़ आई किसी जगह पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जज साहब ने जो टीवी पर न्यूज़ देखी, जज साहब ने जो अखबार की एक खबर को पढ़ा, जज साहब ने खुद ने अपनी आंखों से मौलिक अधिकारों का हनन होते हुए देखा, जज साहब ने जो देखा, जो पढ़ा, उसी को उन्होंने एक फॉर्मल पिटीशन मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए एक डिसीजन दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। उसी का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
PIL का विस्तार कहाँ तक है? यस, ये अर्चित जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि PIL कहाँ तक है। दोस्तों सर, अब कैसी व्यवस्था है PIL दायर करने के संदर्भ में? अब कुछ इस संदर्भ में हम लोगों ने गाइडलाइन जारी कर दी। एक्चुअली में PN भगवती साहब और उसके बाद में VR कृष्णन अय्यर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर किया। लेकिन आप लोग दोस्तों जानते हैं, भारत की जनसंख्या 126 करोड़ की जनसंख्या है। हमारी जो न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट है, आज के दिन इसमें कुल 31 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश समेत। और ये भी जो 31 हुए, पहले 26 ही हुआ करते थे, 10 साल पहले ही हुए हैं। 25-26 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, 126 करोड़ की जनसंख्या इस देश में, 24 हाई कोर्ट्स है इस देश में। 24 हाई कोर्ट्स के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद का बहुत सारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। दोस्तों ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट PIL का एक नया जमेला क्यों ले रहा है? PIL की वजह से सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जो भार है वो और बढ़ जाएगा। तो एक मित्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि PIL का विस्तार कितना है, तो 20वीं सदी के अंत तक आते आते ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ लिमिटेशंस तय करनी होगी कि PIL कहां तक लें। तो ऐसी स्थिति में अब पूरी की पूरी इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी हो गई है। जब तक पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो, जब तक किसी व्यक्ति का निजी इंटरेस्ट दिखाई देता हो, ऐसी स्थिति में PIL को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। PIL एक, अभी किसी ने पूछा कि PIL का उल्लेख क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? दोस्तों PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे किसी शब्द का उल्लेख हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि कहीं पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उसकी एवज में अगर पब्लिक इंटरेस्ट को मानते हुए अगर किसी प्रकार का पिटिशन, किसी प्रकार का लिटिगेशन को अगर वो स्वीकार करता है, तो उसे हम लोग PIL कहेंगे। इस शब्द का उल्लेख कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। PIL एक्चुअली में जुडिशियल एक्टिविज्म एक शब्द है, न्यायिक सक्रियता। इसको भी जरा देख लीजिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायपालिका के जो बेसिक कार्य है, उन बेसिक कार्यों के अलावा कार्यपालिका द्वारा अपने कार्यों का, कार्यपालिका द्वारा अपने दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन नहीं किए जाने पर न्यायपालिका अपने बेसिक कार्यों से बाहर जाकर अगर तो कोई किसी प्रकार की थोड़ी सी सक्रियता दिखाती है, तो उसे कहेंगे न्यायिक सक्रियता। और न्यायिक सक्रियता का ही एक भाग है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL जैसे शब्दों का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अरिजीत सिंह जी क्यों चिंता कर रहे हैं ये 5 याचिका कौन कौन सी होती है? अरिजीत सिंह जी, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स बहुत ढंग से, बहुत डिटेल में पढ़े, उस समय हमने ये 5 याचिका आप लोगों को बताई है। फिर भी चिंता मत करिए, सुप्रीम कोर्ट का जब जुरिस्डिक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो इन 5 याचिकाओं के बारे में हम लोग वापस पढ़ लेंगे। दोस्तों हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देखी, आज हम लोगों ने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखा। साथ ही साथ मैं आज ये चाहता हूं कि एक और बात है, एक और शब्द है, दैट इज SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन, इसे हम लोग कहते हैं विशेष याचिका। विशेष याचिका, स्पेशल लीव पिटिशन। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये SLP क्या है? और दूसरी बात, क्या SLP का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यही तो बातें आज क्लियर करना चाहते हैं। SLP नाम है स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन हिंदी में कहते हैं विशेष याचिका। पहले तो हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। हाँ, लगभग भूपेश जी एक जैसे ही शब्द है, लगभग एक जैसे ही शब्द है, उस पर और चर्चा की जा सकती है। वैसे SLP पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्पेशल लीव पिटिशन। पहली बात, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है? यस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 आर्टिकल 136 स्पष्ट शब्दों में विशेष याचिका शब्द का, SLP शब्द का उल्लेख करता है। तो SLP पहली बात आर्टिकल 136 में लिखी हुई है। दूसरी बात, होती क्या है SLP? तो जरा दोस्तों देखिएगा,
हमारा कुछ मोटे मोटे तौर पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है, केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे नीचे उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, उसके ऊपर ये मोटे मोटे तौर की बात है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। हम लोग दोस्तों ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एसएलपी क्या होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए। दिक्कत है, सवाल पूछेगा जरूर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उसके खिलाफ में आपने हाई कोर्ट में अपील की, और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके खिलाफ में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में वापस एक याचिका डाल सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपको ऐसा लगता है कि उस डिसीजन में कुछ कमियां रह गई, आपको ऐसा लगता है कि उस डिसीजन के संदर्भ में कुछ नए फैक्ट आ गए, तो आप ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में वापस अपील कर सकते हैं। ये दूसरी बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एसएलपी एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का स्वविवेक है। एसएलपी आपका अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, आप एसएलपी डाल सकते हैं। लेकिन एक और बात है, आप लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट का अपीलेंट जुरिस्डिक्शन पढ़ाया जाएगा तब एक बात आपको बताएंगे, किसी मामले में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और आप हाई कोर्ट के उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास एक रास्ता है कि आप उस निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का अपेक्स कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, अपीलेंट कोर्ट है, आप अपील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हाई कोर्ट उस निर्णय के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट देगा। हाई कोर्ट हर निर्णय के बाद में एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र देता है, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर ही आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप कहेंगे ये प्रमाण पत्र क्या है? प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ, हाई कोर्ट ने कहा हमारी तरफ से निर्णय फाइनल है, अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाय द वे दोस्तों, हाई कोर्ट ने आपको निर्णय तो सुना दिया लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे। इस स्थिति में जब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया और उन्होंने किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं एसएलपी। और सुप्रीम कोर्ट को यदि ऐसा लगा कि वाकई में मामला ऐसा है जिसे सुना जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को स्वीकार कर लेता है। इसी को कहा जाता है विशेष याचिका, एसएलपी। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। आर्टिकल 32 का पीआईएल से कोई संबंध है क्या सर? बी देवासी ये सवाल पूछ रहे हैं। आर्टिकल 32 को आधार बनाकर ही तो पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया है। आर्टिकल 32 ही तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 याचिकाएं जारी करेगा। दैट्स वाई उसी का जो पीआईएल का जो जन्म है वो अनुच्छेद 32 से ही होता है, इसलिए उसका संबंध उसी से है। ऐसा लगता है कि पीआईएल बच्चे की तरह है और आर्टिकल 32 उसकी माँ है, तो एक माँ और बच्चे में जैसा संबंध होता है वैसा का वैसा संबंध वहाँ पर भी है। श्याम जी पूछ रहे हैं कोर्ट ऑर्डर और सर्टिफिकेट वर्ड इज सेम और डिफरेंट। देखिए ऑर्डर अलग चीज़ है। ऑर्डर तो कोई जब निर्णय दिया जाता है तो उसको हम लोग आदेश या निर्णय वगैरह कह सकते हैं। सर्टिफिकेट अलग चीज़ है। ऑर्डर देने के बाद, निर्णय देने के बाद हाईकोर्ट एक प्रमाण पत्र देता है कि हमारी तरफ से यह निर्णय है। अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो वो जो बात है वो है सर्टिफिकेट, और वो अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, एसएलपी डाल सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन डाली जा सकती है। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, एसएलपी शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है। दोस्तों आप लोग एक और शब्द देखेंगे जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं, तो ऐसा आपको शब्द लिखा हुआ आएगा, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये कुछ बातें ऐसी है जो परंपरागत नहीं है, थोड़ी सी हटकर है, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड हिंदी में कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। आप लोगों ने दोस्तों कई बार कई जगह पर ये पढ़ा होगा
कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होता है, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होता है। तो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि ये कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होता क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 यानी आर्टिकल 129 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। आप कहेंगे सर बता तो दीजिए होता क्या है, उसी को बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड के दो मतलब है, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड के दो मतलब है। क्या क्या मतलब है जरा देखें। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड का पहला मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उन निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये इसका पहला मतलब है। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उन निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आप दोस्तों कभी किसी वकील साहब से मिलने कभी उनके घर पर गए हैं, या अगर आपके रिश्तेदार कोई वकील है तो आप उनके चैम्बर में जरा जाइएगा। वकील साहब के जब चैम्बर में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि वकील साहब का चैम्बर में बहुत सारी बुक्स पड़ी है। वो बुक्स क्या है? एक्चुअली में वो बुक्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उन डिसीजन की वो कॉपी है। और वो डिसीजन क्यों रखते हैं अपने पास? वो डिसीजन क्यों रखते हैं अपने पास? सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो भारत के प्रत्येक कोर्ट को मान्य होते हैं। भारत के प्रत्येक कोर्ट को मान्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि भारत के जो अन्य न्यायालय हैं वो अन्य न्यायालय उन निर्णयों को रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में, नजीर के रूप में इसका काम ले सकते हैं। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है। पहला इसका मतलब ये है। दोस्तों मुझे सही बताइए आप, क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्योंकि मुझे मालूम है ये थोड़ा हटकर बात है, ये थोड़ी सी कठिन बात है। मैं वापस बोलता हूं, मैं वापस बोलने की कोशिश करता हूं। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं। आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैंने सब लोगों के विशेष को एक्सेप्ट कर लिया है। आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। एक, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उन निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उन निर्णयों को रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को रेफरेंस के रूप में भारत के अन्य कोर्ट, भारत के जो दूसरे वाले जो न्यायालय हैं वो उसको मान सके, संदर्भ के रूप में, नजीर के रूप में, रेफरेंस के रूप में इसका प्रयोग कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और दूसरा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हैं उन निर्णयों की पालना करनी होगी जो उससे संबंधित पक्षकार है। क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में निर्णय दिया। ऐसी स्थिति में जो निर्णय दिया गया उससे संबंधित जितने भी पक्षकार हैं, उससे संबंधित जितने भी, हाँ कोर्ट का रिकॉर्ड रंग के कपड़ों में क्यों होता है उस पर भी बात करेंगे। उस पर यस, जो अर्चित जी कह रहे हैं AIR कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, एकदम सही कह रहे हैं अर्चित जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया उससे संबंधित जितने भी पार्टीज हैं, जो भी पक्षकार हैं, उन सारे पक्षकारों को, सारे पार्टीज को उस निर्णय को मानना होता है। नहीं मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पावर है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी न्यायिक मामला, न्यायिक अवमानना का मामला दर्ज करवा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी न्यायिक अवमानना। न्यायिक अवमानना क्या होती है? न्यायिक अवमानना कई तरीके से हो सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को अगर नहीं मानते हैं, ये न्यायिक अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रकार से आप इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी न्यायाधीश पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं जो उचित नहीं होती है, ये सब न्यायिक अवमानना के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होता है, उसका एक मतलब यह भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय को सभी पक्षकारों को मानना होगा। अगर नहीं माना तो न्यायिक अवमानना का मामला दर्ज हो सकता है। यह होता है सुप्रीम कोर्ट का
कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय होने का मतलब। दोस्तों, आप लोगों ने आज मुझे एक सुझाव दिया कि केशवानंद भारती वाले मामले पर बात की जाए। ऑब्वियसली कर सकते हैं, गोलकनाथ वाले मामलों पर बात कर सकते हैं, न्यायिक अवमानना पर अलग से बात कर सकते हैं। मैंने कहा ना, पॉलिटी में ऐसे हजारों इश्यूज हैं जिस पर हम लोग लंबे समय तक बात कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे ये कह रहे हैं कि सर आप जल्दी जल्दी करवा दीजिए। जल्दी जल्दी कैसे करवा सकते हैं? ये एक चोरी नहीं होगी क्या? ये एक ऑब्वियसली चोरी है। इसलिए मैं हर टॉपिक को डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत सारी नई बातों को देखने की कोशिश की। आप लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी, मैंने आपकी सारी शुभकामनाओं को हाथ जोड़कर एक्सेप्ट कर लिया। आप सारे लोगों को इन शुभकामनाएं देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना विश्वास इसी तरह से बनाए रखें। मैं आप लोगों को आज टीचर्स डे पर आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ये वादा करता हूं कि जिन विश्वास और जिन आशाओं के साथ आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, जिन आशाओं के साथ आप हमको इतना सारा प्रेम दे रहे हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आप हमसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इस बात का मैं वादा कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.